हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इकोनॉमिक्स में जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है उसमें हम नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है मनी। तो मनी में बेसिकली हमने क्या पढ़ना है, एक तो मनी के मीनिंग, उसके बाद हम देखेंगे मनी के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या होते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि हमारी कंट्री में मनी सप्लाई कैसे कैलकुलेट होती है। तो ये तीन चीज़ें हमारी इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। अब मनी का बर्थ क्यों हुआ, मनी का जन्म क्यों हुआ, उसको समझने के लिए हमें इससे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी के बर्थ से पहले, मनी के पैदा होने से पहले क्या सिस्टम चलता था हमारे कंट्री में? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि गुड्स के बदले में लोग गुड्स एक्सचेंज किया करते थे। अब किसी के पास एक प्रोडक्ट है, उसे कोई और प्रोडक्ट चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपना प्रोडक्ट उस व्यक्ति को दे देगा और उससे वो प्रोडक्ट ले लेगा जो उसे चाहिए। इसको कह देते हैं बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम वाज द सिस्टम वेयर गुड्स एंड सर्विसेज वर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ना केवल गुड्स बट इसके साथ सर्विसेज भी। तो जो इकोनॉमी में पहले बार्टर सिस्टम चलता था तो उसको हम लोग कहते थे बार्टर इकोनॉमी। अब बार्टर सिस्टम में आने लगी कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, तभी लोगों ने फिर मनी को डेवलप किया होगा। तो जब बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आई, अब वो प्रॉब्लम्स क्या थी, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं शॉर्ट में। पहली जो प्रॉब्लम आती थी इसमें वो होती थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कोइंसिडेंस का मतलब होता है इत्तेफाक, और डबल कोइंसिडेंस का मतलब होता है डबल इत्तेफाक होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति के पास एक प्रोडक्ट है, उसे दूसरा प्रोडक्ट चाहिए, उसे वो आदमी मिल भी जाता है जिसके पास वो प्रोडक्ट है, लेकिन उसे वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए जो इसके पास है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, इस पर्सन के पास एप्पल है और इसको राइस चाहिए। इसे एक पर्सन मिल जाता है जिसके पास राइस है, तो ये उसको अप्रोच करता है कि भाई तू राइस मुझे दे दे और एप्पल ले ले मुझसे। अब वो कहता है मैं राइस देने को तो तैयार हूँ लेकिन मुझे एप्पल नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो ऐसा व्यक्ति ढूंढना इत्तेफाक से जिसके पास वो सामान हो जो आपको चाहिए और आपके पास वो सामान हो जो उसे चाहिए, तभी डील पॉसिबल हो पाएगी, तभी एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा। तो वहाँ पे बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम आने लग गई थी। सेकंड जो एक प्रॉब्लम आती थी वो ये थी लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब देखिए, आज की डेट में जब आप कोई चीज़ मेजर करते हो, किसी भी प्रोडक्ट की जब आप वैल्यू निकालते हो, तो आप कहते हो कि ये पेन 50 रुपीज़ का है, ये रजिस्टर 100 रुपीज़ का है, ये बुक 500 रुपीज़ की है, ये टेबल 800 रुपीज़ का है। आप देख रहे हो हर एक चीज़ में आप रुपीज़ बोल रहे हो। सोचो जब बार्टर सिस्टम चल रहा होगा जहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सचेंज की जाती थी, तो वहाँ पे आप एक कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैसे निकालोगे? आप क्या बोलोगे वहाँ पे कि ये पेन कितनी बुक्स के बराबर है, या एक एप्पल कितने किलो राइस के बराबर है, या 1 किलो राइस कितने हॉर्स के बराबर है? कितने प्रोडक्ट्स थे वहाँ पे? तो वहाँ पे हमारे पास एक कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट अवेलेबल ही नहीं था। प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोडक्ट की फॉर्म में ही लगाई जाती थी। अच्छा, नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम आती थी? प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। किसी प्रोडक्ट को डिवाइड करने में बड़ी दिक्कत होती थी। अब मान लीजिए किसी के पास एक कद्दू है और उसको चावल चाहिए, लेकिन उसे थोड़े से ही चावल चाहिए जिसके बदले में वो केवल ½ kg हाफ कद्दू ही दे सकता है। तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, अब उसे डिवाइड कैसे करें? ये तो चलो फल फ्रूट हो गए। अब आप सोचो किसी के पास एक हॉर्स है और उस हॉर्स के बदले में उसे एप्पल चाहिए। अब क्या करेगा? उसे तो थोड़े से एप्पल चाहिए, उसके बदले में वो हॉर्स का क्या करेगा? अब उसे डिवाइड करके कैसे देगा? वो उसकी एक टांग काट के देगा या सर काट के देगा, तो वो तो बेकार हो जाएगा। तो हॉर्स को एप्पल के बदले में एक्सचेंज करना कितनी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये थी प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। और बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आती थी? एक प्रॉब्लम आती थी प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग वेल्थ। आज के ज़माने में अगर आपको अपनी वेल्थ स्टोर करनी है तो आप इजीली उसे मनी की फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। पहले के ज़माने में सोचो, आप कितने फल फ्रूट स्टोर कर लोगे, कितने जानवरों के घर बना लोगे, और वो पेरिशेबल कमोडिटीज़ भी हैं, तो थोड़े समय बाद वो ख़राब हो जाती थी। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती थी वेल्थ को स्टोर करने में। और क्या प्रॉब्लम आती है? फ्यूचर पेमेंट्स करने में। आज के टाइम में आप बैंक से लोन लेते हो, मनी की फॉर्म में लेते हो, मनी की फॉर्म में आप उसे रिटर्न कर देते हो, सीधी सीधी कैलकुलेशन हो जाती है कि भाई इतना पैसा इतना इंटरेस्ट। अब प्रोडक्ट्स के टाइम पे हम क्या करें?
प्रोडक्ट के टाइम पे हमने 1 किलो चावल ले ली किसी से उधार कि हम भाई तुझे 1 महीने बाद दे देंगे, अब हमने उसे सेम क्वालिटी ऑफ राइस ना दिया तो, या हमने किसी से हॉर्स ले लिया उधार पे, 1 साल बाद उसे वापस करने गए तो वो कहने लगा भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया, ये तो वो नहीं है जो तुम मुझसे लेके गए थे, तो फ्यूचर पेमेंट्स करने में हमें प्रॉब्लम आने लगी। तो ये सब जब प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में स्टार्ट हो गई, उसके बाद फिर मनी का जन्म हुआ। लोगों ने देखा कि यार बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज करना बहुत मुश्किल है, तो एक नई चीज़ का जन्म हुआ जो हो गया मनी, जिसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इस्तेमाल करने लगे। ओके, तो बार्टर सिस्टम में जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी तो फिर मनी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो मनी का जन्म हो गया। तो मनी की एक बहुत सारी वैसे तो डेफिनेशंस हैं, लेकिन आप जो डेफिनेशन कर सकते हो उसमें एक इकोनॉमिस्ट हुआ है क्रोथर, CROWTHER, क्रोथर। तो इसने मनी की एक सबसे सूटेबल डेफिनेशन दी है। तो वो ये कहता है कि एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल। तो मैं इसके की वर्ड्स लिख देता हूँ, देखो वो क्या बोल रहा है। एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल मतलब जो सब लोग एग्रीड हैं एक्सेप्ट करने के लिए, एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करने के लिए वो रेडी हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। याद है आपको बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम आती थी मेजरमेंट की, तो मनी ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, वेल्थ को स्टोर करने में प्रॉब्लम आती थी, तो मनी ने उसको भी सॉल्व कर दिया। इसलिए क्रोथर की जो डेफिनेशन है ये सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसमें मनी के जनरली सारे फंक्शंस कवर अप हो जाते हैं। तो क्या क्या फंक्शंस कवर हुए इसमें? मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल, एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी के सारे फंक्शंस इस डेफिनेशन में इंक्लूड हो गए। तो आइडियली मनी की ये डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हो अपनी बुक से। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे वो होगा इसमें काइंड्स ऑफ मनी, कितने प्रकार की मनी होती है। तो ये बड़ा जनरल सा टॉपिक है जो आप डेली लाइफ में देखते भी हो। तो काइंड्स ऑफ मनी में सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं आपके कॉइन्स। कॉइन्स को हम लोग टोकन मनी भी बोलते हैं। तो टोकन मनी या सिक्के जो आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। तो इंडिया में जैसे आप 1 रुपये का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का है, तो ये सारे रुपीज़ के जो सिक्के हैं ये हमारे कॉइन्स हैं, यानी कि टोकन मनी है। अब टोकन मनी की खासियत क्या समझनी है आपको? टोकन मनी का मतलब ये होता है कि जिसकी फेस वैल्यू उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से अधिक है। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है उसमें लगने वाले मेटल की वैल्यू, यानी कि मेटेलिक वैल्यू। तो आप ऐसे समझो कि जो हमारा 10 रुपये का कॉइन है जो हम यूज़ करते हैं, ये 10 रुपये का कॉइन किसी मेटल से बनता होगा, तो उसको बनाने में जो मेटल लगा है वो लेट सपोज 2 रुपीज़ का है, तभी ये मनी सक्सेसफुल है। अब आप इमेजिन करो 10 रुपीज़ का कॉइन है और उसको बनाने में जो मेटल लग रहा है अंदर, जो हल्का सा कॉपर है या ब्रास है या एल्युमिनियम है, जो भी मेटल है, अगर उसकी वैल्यू 20 रुपीज़ हो गई तो लोग क्या करेंगे? लोग वो 10 रुपये का सिक्का पिघला के उसे 20 रुपये में बेच नहीं देंगे। तो टोकन मनी या कॉइन्स हमेशा वही सर्कुलेशन में रहते हैं जिनकी फेस वैल्यू उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा होती है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब मेटेलिक वैल्यू, तो मेटेलिक वैल्यू हमेशा कम होगी, और उस पर जो छपा होगा, लाइक ये 10 का सिक्का है या 5 का सिक्का है, वो होगी उसकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा होगी, तभी वो मनी आपकी कंट्री में सर्कुलेशन में रहेगी। ओके, नेक्स्ट, कॉइन्स के बाद क्या आता है मनी में? ये आते हैं जी हमारे करेंसी नोट्स, जो हम पेपर के नोट्स यूज़ करते हैं, जिसे हम पेपर मनी भी बोल सकते हैं। तो इंडिया में जैसे आप यूज़ करते हो 10 रुपये का नोट, उसके बाद 20 का नोट, उसके बाद 50 का, 100 का और 500 का, ये जो सारे करेंसी नोट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दीज आर नोन एज पेपर मनी। ओके, अब पहले क्या होता था? पहले जो ये पेपर मनी थी ये कन्वर्टेबल मनी होती थी। कन्वर्टेबल मनी का मतलब है कि जो भी एजेंसी इन नोट्स को प्रिंट करती थी, जैसे हमारे केस में आरबीआई है जो इनको प्रिंट करता है, तो उसमें ये लिखा होता था कि ये जो करेंसी है ये गोल्ड में कन्वर्ट हो सकती है। मतलब 500 रुपये का नोट है तो उसके बदले में आप 500 रुपये का सोना सरकार से ले सकते हो। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये सिस्टम अबॉलिश हो गया है। अब जो है हमारी करेंसी कन्वर्टेबल मनी नहीं है।
अब आज की डेट में हमारी जो करेंसी है वो इनकन्वर्टेबल मनी है। नो, इनकन्वर्टेबल मनी का मतलब है कि आपको मनी के बदले में गोल्ड नहीं मिल सकता, आपको मनी के बदले में मनी ही मिलेगा। तो अब गवर्नमेंट के पास कोई कंपल्शन नहीं है कि वो उसे गोल्ड में कन्वर्ट करके आपको दे। अभी के टाइम पे जो पेपर मनी है दैट इज़ इनकन्वर्टेबल। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। आप अपने घर में रखा हो कोई 100 500 कोई भी नोट एक निकालना और उसको ध्यान से देखना। ये यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, यहाँ पे लिखा है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गारंटी है कि भाई इस नोट को मान्यता प्राप्त है, मतलब ये अप्रूव्ड है। अब इसमें आप यहाँ पे देखो इंग्लिश और हिंदी में छोटा छोटा लिखा होता है। मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज़, और नीचे आरबीआई के गवर्नर के साइन है, देखो शक्तिकांत दास, और ये आरबीआई की स्टैम्प भी लगी है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नोट है ये आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड है, और आरबीआई ये कह रहा है कि मैं धारक को, यानी कि जिस पर्सन ने ये नोट रखा हुआ है, उसे 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, मतलब इसकी वैल्यू 100 रुपये ही है। अब इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि मैं तुम्हें 100 रुपये का सोना देने का वचन करता हूँ। तो पहले वो कन्वर्टेबल मनी हुआ करता था, लेकिन अभी आज की डेट में आपकी जो करेंसी है वो इनकन्वर्टेबल मनी है। बट स्टिल लोगों का कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि ये जो मनी है ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट ने उसमें अपना एक ऑर्डर लगा दिया है, एक मोहर लगा दी है, और उसे हम लोग इसीलिए बोलते हैं फिएट मनी। फिएट मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है और गवर्नमेंट ने उसमें अपनी मोहर लगा दी है कि हाँ भाई ये करेंसी आप पूरी कंट्री में सर्कुलेट कर सकते हो। इसी करेंसी को जो कन्वर्ट इनकन्वर्टेबल मनी अब हमारी जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होती है, जिसे हम फिएट मनी भी बोलते हैं, इसी का एक और नाम होता है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब है कि ये जो मनी है ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, इट इज़ अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। इस चीज़ को और आप बेहतर समझ सकते हो जब आप याद करोगे, और जब हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तो उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये कहा था कि आज रात से 500 और 1000 के जो पहले वाले नोट थे वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो अगर आप वो स्पीच दोबारा जाके देखोगे यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे, तो आपको पता चलेगा गवर्नमेंट क्या कह रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई पहले ये लीगल टेंडर थे, लेकिन आज रात के बाद ये लीगल टेंडर मनी नहीं रहेंगे, यानी कि हम इसको अप्रूव नहीं करते हैं। उसके बाद ही फिर हमारे यहाँ पे नए नोट छापने स्टार्ट हो गए। तो लीगल टेंडर मीन्स फिएट मनी, फिएट मनी मीन्स मनी विच इज़ अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो फिएट मनी, अप्रूव्ड मनी, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी हमने कर लिया। नेक्स्ट टाइप ऑफ मनी कौन सी होती है? ये होती है जी आपकी डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी का सिंपल मतलब ये है, आपने अपनी पेपर करेंसी को बैंक में जमा करा दिया और उसके अगेंस्ट में अब आप चेक्स वगैरह इशू कर सकते हो। चेक से जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारे अकाउंट में पैसा होता है और हम किसी पर्सन को चेक के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ नोन एज डिपॉजिट मनी। क्योंकि ये पैसा बैंक में जमा हो गया, सो दिस कैन ऑल्सो बी नोन एज बैंक मनी। तो डिपॉजिट मनी या बैंक मनी रेफर्स टू द डिपॉजिट्स हेल्ड विद द बैंक्स अगेंस्ट विच अ कस्टमर कैन ड्रॉ अ चेक। वो किसी को पेमेंट करने के लिए चेक का इस्तेमाल कर सकता है और उसे चेक के द्वारा पेमेंट कर सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि चेक जो हुआ ये फिएट मनी नहीं है। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को चेक दे रहा है तो ये जो पर्सन है ये मना कर सकता है कि भाई मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता, तो मैं तुम्हारे अकाउंट का चेक नहीं ले सकता, मुझे भरोसा नहीं है कि तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे हैं या नहीं है, या तुमने गलत साइन कर दिए। तो चेक वाली जो मनी है या जो डिपॉजिट मनी है दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट। अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हो तो ही आप ये मनी ले सकते हो, अदरवाइज आप इसे जनरली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऐसा करेंसी नोट्स में नहीं होता। अगर आप किसी को करेंसी नोट दे रहे हो तो वो पर्सन मना नहीं कर सकता कि भाई हम ये करेंसी नोट नहीं ले रहे। भाई क्यों नहीं ले रहे? वो तो सरकार के द्वारा अप्रूव्ड है, तो आपको वो लेना ही पड़ेगा। तो करेंसी नोट्स और कॉइन्स हमने पीछे पढ़ा था। जो भी हमारे करेंसी नोट्स होते हैं प्लस जो कॉइन्स होते हैं ये हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हुए हैं। तो ये जो मनी है ये हमारी लीगल टेंडर मनी है। लेकिन ये जो चेक हो गया ये लीगल टेंडर मनी नहीं है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के साइन नहीं है, इसमें अकाउंट होल्डर के साइन है। तो सामने वाला पर्सन अगर उस पर ट्रस्ट करता है तभी वो उसे एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो उसे मना कर देगा। ओके, तो लीगल टेंडर मनी आपको क्लियर हो गया, जो हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूव की हुई है मनी। अब लीगल टेंडर मनी के अंदर फिर दो सब पार्ट्स हो जाते हैं।
लिमिटेड लीगल टेंडर, और दूसरा होता है आपका अनलिमिटेड लीगल टेंडर। दोनों ही लीगल टेंडर हैं, बस दोनों में एक छोटा सा फ़र्क ये है कि आप छोटे सिक्कों का इस्तेमाल, जो स्मॉल डिनोमिनेशंस के कॉइन्स हैं, जैसे कि 5 पैसा 10 पैसा, अब तो खैर ये चलते भी नहीं है, 5 पैसा 10 पैसा 20 पैसा 25 पैसा, ध्यान रखना है रुपीज़ नहीं पैसा, तो इन सिक्कों का इस्तेमाल आप कर सकते हो स्मॉल पेमेंट के लिए। स्मॉल पेमेंट बोले तो केवल 1,000 रुपये तक, ठीक है। तो आईएससी में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें बुक्स में अभी तक ये लिखा हुआ है कि 5 पैसे 10 पैसे 20 पैसे 25 पैसे तक के सिक्कों का इस्तेमाल आप स्मॉल पेमेंट के लिए कर सकते हो, विच इज़ वैलिड अप टू ₹1000। इसके ऊपर के सिक्कों, इसके ऊपर की पेमेंट करने के लिए फिर वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर हो जाता है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब है कि जितनी हायर डिनोमिनेशन की करेंसी है, जैसे जो हमारे करेंसी नोट्स हो गए और ऊपर जितने 500 200 रुपये का नोट 100 रुपये का नोट, वहाँ तक की जो करेंसी है हायर डिनोमिनेशन की, उसका इस्तेमाल आप कितनी पेमेंट तक करने के लिए कर सकते हो? अनलिमिटेड पेमेंट करने के लिए। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अनलिमिटेड लीगल टेंडर। सीबीएसई में जो लोग पढ़ रहे हैं वो अपनी बुक्स में देख सकते हैं कि उनकी बुक्स में लिमिटेड लीगल टेंडर में क्या वैल्यूज़ और क्या अमाउंट दी गई है। तो मोटा मोटा अगर हम इसे समझें तो सिंपल सी बात यह है कि छोटे सिक्कों का इस्तेमाल छोटी पेमेंट के लिए किया जा सकता है, दैट इज़ लिमिटेड लीगल टेंडर, और जो हायर डिनोमिनेशन की करेंसी है उसका इस्तेमाल अनलिमिटेड पेमेंट के लिए किया जा सकता है, दैट इज़ नोन एज अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें फंक्शंस ऑफ मनी। तो हमारा जो नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ रहा है इसमें वो है हमारा फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी में 3 कैटेगरीज में इसके फंक्शंस को डिवाइड किया गया है, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस और कंटिंजेंट फंक्शंस। 3 कैटेगरीज फंक्शंस ऑफ मनी की बन रखी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में जो सबसे पहला है वो हम पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो बहुत सिंपल सी बात है, मनी कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि अगर आपको अपनी कंट्री में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने हैं, किसी को सेल करने हैं, तो आप उसमें मनी का यूज़ कर सकते हो। तो मनी इज़ एक्टिंग एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हमारी गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर कर दिया है, तो इससे हमारा कितना सारा, सोचिए, बार्टर सिस्टम में जो डिफ़िकल्टीज आ रही थी वो कितनी सारी रिमूव हो गई। तो हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज कंट्री में एक्सचेंज करना चाहते हैं सिंपल वे में, कन्वीनियंट वे में, तो हमारे पास सिर्फ मनी होना चाहिए। मनी दे दो और उससे वो गुड्स ले लो। तो मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सिंपल वे में आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकंड जो प्रॉब्लम आपको याद होगा बार्टर सिस्टम में आ रही थी वो थी मेजर ऑफ वैल्यू। एक कॉमन मेजरमेंट ऑफ यूनिट हमारे पास नहीं था। हम लोग बार्टर सिस्टम में कैसे मेजरमेंट करते थे कि एक पेन कितनी बुक्स के बराबर है, या एक एप्पल कितने राइस के बराबर है, या एक हॉर्स कितने किलोग्राम घी के बराबर है। तो यहाँ पे मनी के आने से क्या हुआ, ये हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आज की डेट में किसी भी चीज़ की जब आप मेजरमेंट करते हो तो आप कौन सी वैल्यू यूज़ करते हो? मनी के टर्म्स में करते हो। आज आप शॉप पे सामान खरीदने जाते हो तो आप बोलते हो ना, ये पेन कितने रुपए का है, ये नोटबुक कितने रुपीस की है, ये टेबल कितने रुपीस का है, ये चेयर कितने रुपीस की है। आप देख रहे हो हर एक चीज़ में एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट अप्लाई हो गया है, यानी कि रुपीस। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो रुपीस। यूएस में लोग पूछते होंगे ये चीज़ कितने डॉलर की है, या ये रजिस्टर कितने डॉलर्स का है। तो मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आज की डेट में हर एक चीज़ की वैल्यू एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में मेजर हो जाती है, एंड विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल। तो किसी भी चीज़ की जब आप वैल्यू मनी की टर्म्स में लगाते हो तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? प्राइस। The value of a product which is expressed in the terms of money is known as price. तो प्राइस वही चीज़ है जिसके अगेंस्ट में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जा सकता है। आप जाके भी यही पूछते हो ना कि भाई ये पेन इसका प्राइस क्या है, या ये रजिस्टर है तो इसका प्राइस क्या है। तो आप कुछ नहीं पूछ रहे हो, आप बेसिकली उसकी वैल्यू ही पूछ रहे हो। बस वो वैल्यू अब मनी की टर्म में एक्सप्रेस कर दी गई है, तो वो हो गया हमारा प्राइस। तो यहाँ पे हो जाते हैं हमारे प्राइमरी फंक्शंस, ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। उसके बाद आते हैं हमारे सेकेंडरी फंक्शन। तो सेकेंडरी फंक्शंस का पहला देखते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस में जो पहला आता है वो आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। अब देखिए, जो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम्स थी वही यहाँ जाके लगभग लगभग उसके फंक्शंस बन गए मनी के। देखो,
डेफर्ड का मतलब सिंपल वे में समझो आप फ्यूचर पेमेंट्स, मतलब आपको फ्यूचर में जो पेमेंट्स करनी है उसके लिए मनी कितना ज़्यादा हेल्प करता है। बार्टर सिस्टम में देखो क्या होता था, फ्यूचर पेमेंट्स करनी कितनी मुश्किल थी। मैंने आज किसी से 1 किलो राइस लिया, अब मैं उसको 1 साल बाद रिटर्न करने गया तो वो बोलेगा नहीं भाई ये तो वो राइस है ही नहीं, वो तो तुमने खा लिया था, आज जो तुम राइस लाए हो ये तो लो क्वालिटी का है, तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई बार्टर सिस्टम में। तो फ्यूचर पेमेंट करने में कितनी प्रॉब्लम है, लेकिन मनी के साथ तो ऐसा नहीं है। आपने आज किसी से 50,000 रुपीज़ लोन के लिए, उसने बोला 1 साल बाद मुझे 60,000 रुपीज़ रिटर्न कर देना, तो अब वो व्यक्ति यहाँ पे ये तो नहीं बोल सकता ना कि नहीं नहीं ये तो वो करेंसी नहीं है जो तुम मुझसे लेके गए थे, ये तो तुम कोई और ही करेंसी लेके आ गए हो। अरे भाई करेंसी तो करेंसी है, मनी तो मनी है। 50,000 लिए थे, 60,000 रिटर्न कर रहे हैं। तो आप देखो फ्यूचर पेमेंट्स करना, लाइक वेजेस, लोन, लोगों की सैलरीज, रेंट, फ्यूचर में पेंशन हम देते हैं, इंश्योरेंस की पेमेंट्स, ये सब जो पेमेंट्स करनी है ये हमें सारी फ्यूचर में करनी है। तो फ्यूचर पेमेंट्स करना कितना इजी हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम किसकी वजह से सॉल्व होती है, मनी। तो मनी सर्व एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। कोई भी फ्यूचर पेमेंट करनी है दैट कैन बी इजीली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। सेकेंड वाला जो सेकेंडरी फंक्शन है वो है हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू। फिर से वही चीज़, बार्टर सिस्टम में आपको याद है चीज़ों को स्टोर करना कितना मुश्किल होता था, क्योंकि वहाँ पे वो वेस्ट हो जाते थे। पेरिशेबल कमोडिटीज़ जो थी वो ख़राब हो जाती थी, बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होती थी, जगह बहुत चाहिए होती थी, कन्वीनियंट भी नहीं था। लेकिन मनी ने इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। आज की डेट में आप मनी को ईजिली स्टोर करके रख सकते हो, एंड दिस इज़ अ परफेक्ट लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का मतलब होता है जो इजीली मार्केट में चल जाए, मतलब वो बहुत लिक्विड है, जिसका इस्तेमाल इजीली गुड्स को सेल परचेज करने में किया जा सकता है, उसे कहते हैं हम हाईली लिक्विड एसेट। तो मनी जो है वो पेरिश नहीं होती, वो ख़राब नहीं होती। तो मनी की वो फॉर्म में आप अपनी वेल्थ को इजीली स्टोर करके रख सकते हो, आप अपनी परचेजिंग पावर को स्टोर करके रख सकते हो, और इस मनी का इस्तेमाल आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक इजी सॉल्यूशन हमें मनी ने दिया वेल्थ को स्टोर करने का, तो ये हो गया इसका सेकेंडरी फंक्शन। ओके, तो नेक्स्ट जो सेकेंडरी फंक्शन आता है नंबर 3 वाला, प्राइमरी में हो गए 2, सेकेंडरी फंक्शन में हो गए 3। तो सेकेंडरी फंक्शन में हमने स्टोर ऑफ वैल्यू पढ़ लिया। अब जो लास्ट आता है वो होता है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ये भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज से ही रिलेटेड है थोड़ा सा। पहले भी मैंने आपको बताया था, आज की डेट में कोई भी चीज़ की जो आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो वो किस फॉर्म में करते हो, मनी की फॉर्म में करते हो, मनी की टर्म्स में करते हो। जैसे हम लोग बोल रहे हैं ये पेन कितनी, इसकी पेन की वैल्यू क्या है, तो इस पेन की वैल्यू मनी की फॉर्म में आपको बताई जाएगी कि ये पेन 50 रुपीज़ का है। तो हम क्या करेंगे, हम एक शॉपकीपर के पास गए और हमने उससे ये पेन ख़रीद लिया। तो जब हम उससे पूछेंगे कि भैया हमें इसकी कितनी वैल्यू आपको ट्रांसफ़र करनी है, तो उसने बोला 50 रुपीज़। इसका मतलब इस पेन की जो वैल्यू हुई वो 50 रुपीज़ हुई। वही वैल्यू मनी की फॉर्म में जब एक्सप्रेस होगी तो मैंने आपको बताया था उसे क्या बोलते हैं, प्राइस। तो आप उस शॉपकीपर को क्या पे करते हो, आप उस शॉपकीपर को बेसिकली उसका प्राइस पे कर देते हो। इनडायरेक्टली बोले तो आप इस पेन की वैल्यू ही तो उसे ट्रांसफ़र कर रहे हो। जब आप उससे ये सामान खरीद रहे हो तो आप उस पेन की वैल्यू या किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू उसको ट्रांसफ़र कर दे रहे हो, एंड यू आर ट्रांसफरिंग दैट वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो मनी का ये सेकेंडरी फंक्शन था लास्ट वाला, कि मनी हेल्प्स अस इन ट्रांसफरिंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू देयर ओनर्स, जिससे आप खरीद रहे हो। लास्ट जो कैटेगरी आती है हमारी वो आती है जिसमें अब कंटिंजेंट फंक्शंस। ये थोड़े से समझने वाले होते हैं, ये पहले वाले तो सारे इजी थे, हम डेफिनेशन में भी कर चुके हैं। कंटिंजेंट फंक्शंस थोड़े से अलग होते हैं, इनको डिटेल में समझना पड़ेगा आपको। कंटिंजेंट फंक्शन में पहला होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। इसके लिए आपको फिर से वापस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में जाना पड़ेगा। आपको याद होगा एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ आता है, व्हेन MUX इज इक्वल टू PX, जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी याद है आपको प्राइस के बराबर हो जाती है, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया। अब मार्जिनल यूटिलिटी तो वहीं हमने पढ़ा था, इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वो जितने यूनिट्स खरीदता है उसको उससे प्राप्त होने वाला सेटिस्फैक्शन मार्जिनल यूटिलिटी है। और प्राइस आपको पता है किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है मनी का, मनी उस कंज्यूमर को हेल्प कर रहा है अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने में। सोचो अगर मनी ही नहीं होगी कंट्री में तो आप प्राइस कैसे डिटरमाइन करोगे किसी चीज़ का। प्राइस क्या है, वही तो है उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो मनी टर्म में एक्सप्रेस की जाती है।
तो कंज्यूमर अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को मैच किसके साथ करेगा फिर, अगर सोचिए मनी ही नहीं होगा। तो ड्यू टू मनी वी कैन कैलकुलेट द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइसेस कैलकुलेट होंगे तो हम अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को उसके साथ कंपेयर करेंगे, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे कंज्यूमर की यूटिलिटी कहाँ पे मैक्सिमम हो रही है। नेक्स्ट कंटिंजेंट फंक्शन जो इसमें आता है वो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स। आप समझो आप एक प्रोड्यूसर हो, आपको कुछ सामान बनाना है, आपकी ये पेन बनाने की फैक्ट्री है। अब आप पेन बनाने के लिए मटेरियल खरीद के लेके आओगे, ये पेन बनाने के लिए आपको लेबर की आवश्यकता होगी। अब जो लेबर आप लेके आओगे उस लेबर को आप वेजेस, जब आप उससे डिसाइड करोगे कि हाँ भाई तुम कितनी वेजेस लोगे, तो ये वेजेस किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस होंगी, मनी की टर्म्स में ही तो होंगी। ये मटेरियल जब आप खरीद के लेके आओगे तो उस मटेरियल वाली शॉप से क्या बोलोगे कि हाँ भाई ये कितने रुपीज़ का मटेरियल मुझे पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट बात यही तो होगी, ऑल द काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन, वेजेस, मटेरियल के पैसे, फैक्टर इनपुट जितने भी आप एम्प्लॉय करोगे उनको दी जाने वाली रेम्यूनरेशन, सबकी कैलकुलेशन किसकी फॉर्म में होगी, मनी की फॉर्म में। तो मनी हेल्प्स द प्रोड्यूसर टू टेक द डिसीजंस दैट वेदर ही हैज़ टू एम्प्लॉय दीज फैक्टर इनपुट्स और नॉट। तभी तो वो डिसीजन ले पाएगा कि हाँ भाई मैं इनको एम्प्लॉय करूँ या ना करूँ, ये कितना पैसा लेंगे मुझसे। तो मनी हेल्प्स यू टू टेक दोज डिसीजंस। थर्ड जो आता है वो है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम जब आप बाद में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो फिर से वही सेकंड वाले के साथ इसको लिंक करते हैं। आपकी फैक्ट्री है, आपने उसमें कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी वैल्यू नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर दी जाती है, ठीक है। तो अब आपने लेबर से काम कराया, मान लो आपकी ये पेन बनाने की फैक्ट्री है, आपने लेबर को बोला चलो भाई पेन बनाओ, तो उन्होंने पेन बना के आपको दिए। जब आप इन पेन्स को सेल करोगे तो उससे आपको मनी मिलेगा, और उस मनी से आप लेबर को क्या देने वाले हो, उनकी वेजेस। तो मनी हेल्प्स यू इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। इमेजिन करो कि आपके देश में मनी नहीं है, अब उन्होंने पेन बनाए, तो आप उनको क्या वेजेस की फॉर्म में क्या दोगे, क्या आप उन्हें बोल सकते हो कि चलो भाई ये चार चार पेन सब लोग उठा लो, ये तुम्हारी आज की वेजेस है, कैन यू डू दैट। तो मनी हेल्प्स यू टू डिवाइड द नेशनल इनकम। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेशनल इनकम का, तो वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की फॉर्म में नहीं हो सकता। हमें जो उनको वेजेस देनी है, हमें लैंडलॉर्ड को रेंट देना है, हमें जो जिससे मटेरियल ख़रीदा उसको पेमेंट करना है, हमें जिससे हमने लोन लिया है उसको इंटरेस्ट देना है। ऑल दीज फैक्टर की जो पेमेंट हो रही है, यानी कि नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो किसकी फॉर्म में हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ मनी। So if there is no money, then distribution of national income is impossible. ओके तो ये तीन कंटिंजेंट फंक्शन होंगे। लास्ट कंटिंजेंट फंक्शन जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। तो आज इस वीडियो में हम लोग फ़िलहाल ये फंक्शंस तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कंटिंजेंट फंक्शंस में तीन हमने पढ़ लिए, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, और लास्ट आता है बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। आज की डेट में जो एंटायर आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आप इसको एक बड़े लेवल पे सोचो, बैंक्स जो हैं कितने कितने का लोन इंडस्ट्रीज़ को दे रहे हैं, इंडस्ट्री वाले कितना कितना पैसा लगा रहे हैं, जितनी भी पेमेंट्स हो रही हैं कंट्रीज़ में वो सारी चेक्स के माध्यम से हो रही हैं। एक आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज़ होते हैं। ये सब क्या हैं, ये सब हमारे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इन सब क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट पे जब बाद में क्लेम किया जाता है कि भाई मैंने किसी को चेक दिया, अब वो बंदा बैंक में जाके चेक डिपॉजिट करेगा तो उसके अकाउंट में क्या आएगा, उसके अकाउंट में उतनी मनी आएगी। तो ये जितने भी हमारे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चेक्स हो गए, ड्राफ्ट्स हो गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, इन सब के जो क्लेम्स हैं वो किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वो सब मनी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि मनी जो है वो हमारे देश का, इनफैक्ट पूरे ग्लोब का, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम जो चल रहा है उन सब के जो क्रेडिट सिस्टम है उसका बेस कौन है, उसका बेस है मनी। अगर सोचिए देश से मनी गायब हो जाए तो ये पूरा का पूरा क्रेडिट सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो ये जो क्रेडिट सिस्टम हमारा चल रहा है, बिल्स, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लोन्स, पेमेंट्स, ये सब क्रेडिट सिस्टम जो चल रहा है इसका एंटायरली जो बेस है दैट इज़ मनी। तो ये मनी का हमारा लास्ट कंटिंजेंट फंक्शन है। इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इन्फ्लेशन की डिटेल्स और हाउ टू कैलकुलेट मनी सप्लाई।